इस फ्रिक्शन चैप्टर में जो मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं, टफ क्वेश्चन जो बनते हैं, वो 2 ब्लॉक सिस्टम पर बनते हैं। और 2 ब्लॉक सिस्टम में भी मुश्किल ये आती है कि हम कैसे पता करें कि 2 ब्लॉक्स के बीच में स्लीपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्लीपिंग हो रहा होगा तब तो हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देंगे। अगर नहीं हो रहा होगा स्लीपिंग, तब तो जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए जानना जरूरी है कि स्लीपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये जानने के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड होता है। उस स्टैंडर्ड मेथड को हम लोग अभी सीखेंगे। तो अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स यूज करेंगे 2 ब्लॉक्स के बीच में स्लीपिंग चेक करने के लिए। स्टेप्स यूज्ड टू चेक द स्लीपिंग बिटवीन 2 ब्लॉक्स। और स्टेप्स को सीखते सीखते साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते रहते हैं ताकि स्टेप्स का क्लैरिफिकेशन हो सके कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो जो पहला स्टेप है वो ये है, एज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स आर moving together and find their common acceleration। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हमें ये मानना है कि दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही आएगा। वो कॉमन एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप जो है हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में इसमें देखिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है। इनमें जो नीचे है, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यहाँ पर स्मूथ है सरफेस, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है 0.2। और नीचे वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया गया है F। इस F का वैल्यू हम लोग एक बार 10 न्यूटन रख करके एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक बार 25 रख करके भी निकालेंगे। तो 2 क्वेश्चन हो गए एक्चुअली में। तो पहले हम लोग एक पार्ट करते हैं जब F का वैल्यू 10 न्यूटन होगा, है ना। तो दोनों ब्लॉक्स का डायग्राम बनाएं। तो चूंकि दोनों ब्लॉक्स एक साथ में चलने के लिए कहा गया है ना, तो इसलिए इनका जो एक्सेलरेशन है वो एक ही आना चाहिए, है ना। इसमें से एक ब्लॉक है 2 kg का और एक है 3 kg का। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स 10 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 + 3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये साथ में चल रहे होंगे, क्योंकि नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो इन पर एक्सटर्नल फोर्स एक ही है 10 न्यूटन का, है ना। तो ये फोर्स लगेगा तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद स्टेप 2 होता है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड so that 2 blocks move together, है ना। दोनों ब्लॉक एक साथ में चलते रहें, उसके लिए ज़रूरी फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर करते हैं।
तो यहाँ पर दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक का डायग्राम बना लेंगे, है ना। अब देखेंगे कि नीचे वाला ब्लॉक जो है इस पर फोर्स लग रहा है तो नीचे वाला आगे भागेगा, तो नीचे वाले पर फ्रिक्शन आएगा पीछे, और आगे वाला जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन आएगा आगे, है ना। दोनों में से किसी एक का डायग्राम बना सकते हैं। तो ऊपर वाले का डायग्राम हमने बनाया और उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया F, और ये F अननोन है। अननोन इसलिए है कि हमने माना है कि स्लिपिंग नहीं हो रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं। दोनों साथ में चल रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 और मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होगा तो कितना होगा यही हमें जानना है ना। डायरेक्ट हम लोग म्यू नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही लग रहा हो। तो इसलिए इस F का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखेंगे कि इसको साथ में चलने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर वाले ब्लॉक पर जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो इसी फ्रिक्शन के कारण से आ रहा होगा, है ना। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 4 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं कि ये F है, ठीक। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया हमने कि अगर इनको साथ में चलना है तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ठीक। इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, ठीक है। दोनों ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना अवेलेबल है, ठीक। तो वो वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग F मैक्सिमम कह देते हैं। तो F मैक्सिमम का वैल्यू हम लोग निकालते हैं अभी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो F मैक्सिमम का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ पर तो वो आ जाएगा, जैसे ये ब्लॉक है 2 kg का, तो 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देख सकते हैं कि इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो आएगा म्यू इंटू एन होगा, और नीचे होगा mg, ऊपर होगा n। तो n जो है वो mg के इक्वल है, यानी m जो है 2 kg है, तो ये हो जाएगा म्यू का जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो हमें दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं म्यू इंटू एन का वैल्यू है mg और m का वैल्यू है 2 kg इंटू g। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 0.2, ठीक है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इस म्यू का वैल्यू हम लोग रखते हैं 0.3, ताकि थोड़ा सा सिंपल आंसर आए अपना, बस। तो 0.3 ले लेते हैं म्यू का वैल्यू। तो म्यू का वैल्यू रखेंगे 0.3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी कि 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो वहाँ अवेलेबल है यह है 6 न्यूटन, ठीक। उसके बाद स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 क्या करना है, स्टेप 4 में हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर F विथ F मैक्सिमम। मतलब ये क्या है, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है साथ में चलने के लिए, और ये है अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मतलब इतना चाहिए और इतना है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर ऐसे करते हैं, इसमें 2 केस बनाते हैं। इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम अवेलेबल
then assumption is true. Assumption is true. मतलब both blocks will move together. ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम से कम हो या बराबर भी हो तो साथ में ये चलेंगे, है ना। तो एजम्पशन सही होगा, सही होने का मतलब साथ में चलेंगे। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब कि साथ में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का मतलब कि स्लीपिंग हो जाएगा, है ना। सो स्लीपिंग अकर्स, और स्लीपिंग हो गया जैसे ही ये हमें पता चला तो पीछे का जो किया था वो तो गलत हो गया, लेकिन इतना फिक्स्ड हो गया कि अब वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि देन अप्लाई एफ मैक्सिमम ऑन ब्लॉक्स एंड फाइंड देयर रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस। ठीक है, तो जब ये पता चल जाएगा कि स्लीपिंग हो गया तो दोनों पर क्या करेंगे, दोनों पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएंगे और एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग जो भी होगा उसको निकालेंगे। ठीक, तो थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एफ आया है कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, आया है 4 न्यूटन, है ना, यह आया है 4 न्यूटन। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल कितना आया है, ये देखेंगे आया है 6 न्यूटन। ठीक, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एफ हो गया लेस देन एफ मैक्सिमम, मतलब हमें चाहिए था सिर्फ 4 न्यूटन साथ में चलने के लिए और अवेलेबल है 6 न्यूटन तक का, मतलब 6 न्यूटन है तो उससे कम भी फ्रिक्शन लग सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि अपना एजम्पशन सही हो गया। सो assumption is true, means both will move with acceleration a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन हमने यहाँ निकाला था, ये एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, तो इसी एक्सेलरेशन से चलेंगे, अपना एजम्पशन सही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया कि जो फोर्स है ये 25 न्यूटन है। तो फिर से यही सारे स्टेप इस सेकंड पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए अप्लाई करना हो तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज में करेंगे तो फिर से वही वाले ब्लॉक्स बनाते हैं, एक 2 kg का ब्लॉक, एक 3 kg का ब्लॉक। यहाँ पर फोर्स हम लोग इस पर लगाएंगे 25 न्यूटन का, और जो म्यू है, म्यू का वैल्यू है 0.3 हमने ले लिया है अब। और नीचे वाला सरफेस स्मूथ सरफेस है। तो पहला स्टेप था कि मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं। साथ में चलेंगे तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए ये 2 kg और ये 3 kg पर फोर्स लग रहा है 25, मान लेते हैं साथ में चल रहा है एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई
टोटल मास, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हो गया पहला स्टेप। पहले स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में हमने बताया कि फाइंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, है ना, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो ऐसा करेंगे कि किसी एक का डायग्राम बना लेते हैं। 2 kg वाले का बनाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ऊपर और एक्सेलरेशन इस बार आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक का डायग्राम बना करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, एक्सेलरेशन ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन जो है वो कितना आएगा, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी जब 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तभी इतना एक्सेलरेशन आ सकता है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है। ठीक, अच्छा, कोई अब ये कह सकता है कि सिर्फ ऊपर वाले का डायग्राम हमने बनाया, नीचे वाले का बनाने से शायद इतना फ्रिक्शन नहीं आया। तो ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। नीचे वाला जो है, नीचे वाले का मास है 3 kg, इस पर देखेंगे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन और पीछे की तरफ फ्रिक्शन F हमें फाइंड करना है और इसका एक्सेलरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। हमने कहा कि या तो इसका इक्वेशन लिख लो या इसका लिख लो, दोनों से F बराबर आएगा। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं तो आएगा 25 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू F। तो देखेंगे कि यहाँ से F का वैल्यू 10 न्यूटन ही आ गया। तो सेकेंड स्टेप में दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख करके F का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, उसके बाद थर्ड स्टेप में कहा गया था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालो जो कि अवेलेबल है ना। तो ये वैल्यू जो हमने पीछे निकाला था वही आएगा अभी भी। म्यू का वैल्यू 0.3 और 2 kg वाले ब्लॉक पर जो नॉर्मल लग रहा होगा वो आएगा 2g के बराबर। इसका वेट 2g और ऊपर की तरफ नॉर्मल ये भी 2g होगा। तो यहाँ पर रखेंगे n के जगह पर 2g, तो ये 6 न्यूटन आ गया। पहले भी यही आया था पिछले केस में भी। तो फोर्थ स्टेप में कहा गया कि इस F और F को कंपेयर करो। ठीक है, F और F का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो F है वो आया है 10, है ना, मतलब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज 10 एंड अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स इज 6 न्यूटन, है ना। हमें अगर साथ में चलना है तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। इतने एक्सेलरेशन से चलने के लिए फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इतना, जबकि अवेलेबल है सिर्फ इतना, है ना। ये मैक्सिमम है, इसलिए इससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। यानी अजम्पशन जो है रॉन्ग हो गया। यहाँ पर F इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम, सो assumption is wrong। assumption wrong का मतलब कहा गया कि स्लीपिंग हो जाएगा, और जब स्लीपिंग हो जाएगा तो ये भी कहा गया कि दोनों ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाओ, फिर सोल्व करके उनका डिफरेंट जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करेंगे कि जो 2 kg का ब्लॉक है इस पर आगे की तरफ जो फ्रिक्शन आएगा अब वो मैक्सिमम कर देंगे 6 न्यूटन, क्योंकि पता चल गया कि अब स्लिपिंग हो रहा है। इस पर पीछे आएगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको भी हम लोग मैक्सिमम करेंगे, ये भी आएगा 6 न्यूटन। ठीक, और आगे की तरफ इस पर 25 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, जैसा कि इक्वेशन में बताया गया है। ठीक है, तो अब इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि a1 है और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2 है। तो इनका इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर के सोल्व करना है। तो ऊपर वाले का लिखेंगे तो 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी a1 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
इस नीचे वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा 25 माइनस 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखेंगे कि A2 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 19/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखेंगे दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट यहाँ पर आ गया है ना। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है जिस मेथड से हमें दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग का चेक करना चाहिए। तो 2 ब्लॉक सिस्टम पर नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। यहाँ पर फ्रिक्शन दोनों जगह है, बीच में भी फ्रिक्शन है 0.5 और ग्राउंड और 10 kg वाले ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें नॉर्मल फोर्स भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि पहले हम लोग इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो जो 5 kg का ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ इसका खुद का वेट आएगा और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आएगा N1। जो 10 kg का ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ एक नॉर्मल आएगा N1, है ना। अच्छा, इसका खुद का वेट भी आएगा 10G नीचे की तरफ और ग्राउंड से एक नॉर्मल आएगा N2। ठीक, अब ऊपर वाले पर एक ड्राइविंग फोर्स दिया गया है 30 न्यूटन का। तो अब देखेंगे कि जो टेंडेंसी होगी ऊपर वाले की स्लिप होने की वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ये मान लेते हैं कि F1 है, तो यहाँ पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा F1। अच्छा, अब क्या होगा कि वो वाला जो ऊपर वाला है ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन लगा रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो फ्रिक्शन है वो इस ब्लॉक को खिसकाने की कोशिश करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 10 kg ब्लॉक के लिए ड्राइविंग फोर्स यही है। तो जब ये फोर्स आएगा तो पीछे की तरफ इसमें स्लिप होने की, आगे की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी होगी, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पर F2। ठीक, तो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से आप देखेंगे कि जो N1 होगा, N1 और F5G इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आएगा μ1 इंटू N1। μ1 है 0.5 और N1 है 5G। ठीक है, तो ये आ गया कुल मिला करके 25 न्यूटन। उसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम से देखेंगे, जो नीचे वाला ब्लॉक है इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे तो नीचे एक फोर्स लगेगा N1 प्लस उसका वेट है 10G और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल है N2। N1 का वैल्यू यहाँ से आया है 5G, तो इसमें रखेंगे 5G प्लस 10G इज इक्वल टू N2, यानी N2 हो गया 15G। तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो लिखेंगे μ2 इंटू N2, है ना। यहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यहाँ का नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल N2 है, तो μ2 जो है 0.5 है और N2 आया है 15G, यानी 75 न्यूटन ये नीचे वाला फ्रिक्शन आ गया। ठीक, तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ब्लॉक्स का डायग्राम अगर एक साथ में बनाएं, सिर्फ ड्राइविंग फोर्स
और फ्रिक्शन फोर्स को दिखाएं। इधर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, है ना, और एक फ्रिक्शन है इधर F1। ठीक, अब जो है एक बड़ा सा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग देखते हैं में F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है 25 न्यूटन, और जो 10 kg का ब्लॉक है इस पर भी इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा ये है 25 न्यूटन, और पीछे की तरफ यहाँ पर F2 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आया है 75 न्यूटन। ठीक है, ये वाला। तो देखेंगे कि इस ब्लॉक के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स ही ड्राइविंग फोर्स है, और ये ड्राइविंग फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से बहुत ही छोटा है, यानी ये 10 kg वाला जो ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं करेगा, ये नहीं फिसलेगा, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम में रुका रहेगा। तो ऐसा होगा कि यहाँ का जो वैल्यू है इस 10 kg वाले पर, यहाँ तो 25 लगेगा, लेकिन यहाँ जो पीछे है, पीछे की तरफ भी F2 का वैल्यू 25 ही लगेगा, क्योंकि ये स्लाइड नहीं करने वाला है। ये F2 जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा इस ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग। इस ब्लॉक के लिए ये ड्राइविंग फोर्स है, तो जितना ड्राइविंग फोर्स होगा उतना ही ये फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट करके अपनी वैल्यू रखेगा, जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करे। अब ये स्लाइड नहीं करेगा, है ना, तो क्या होगा कि देखेंगे कि यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स है, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा 25 न्यूटन का लग सकता है। ठीक है, तो इस पर तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा, है ना, यहाँ स्लाइडिंग होगा। तो यहाँ पर हमने जो तरीका सीखा था अभी दो ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग चेक करने का, वो तरीका यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले ही पता है कि नीचे वाला नहीं चल रहा है ना। जब दोनों ही चल रहे हो तब हमें डाउट होगा कि बीच में स्लिपिंग हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ तो एक चल ही नहीं रहा है, और इसलिए पहले ही पता है कि यहाँ पर स्लिपिंग हो जाएगा, और जब स्लिपिंग होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और ये एक्सेलरेशन से चलेगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना हो तो ऊपर वाले का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे 30 माइनस 25 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन, और जो दूसरा वाला ब्लॉक है ये रेस्ट पर बन रहेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर b कहें तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में भी यही 5 kg का ब्लॉक होगा, यही 10 kg का ब्लॉक होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यही होंगे 0.5 0.5, सिर्फ फोर्स जो है वो बदल जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वैसा ही 5 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 0.5 दिए हुए हैं, है ना। बस फोर्स यहाँ पर 30 न्यूटन लग रहा था ऊपर वाले ब्लॉक पर, यहाँ पर लग रहा है कितना 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो पहले वाले से डिफरेंट है ना। तो इसमें क्या करना है, हमें दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना। तो ऐसा करेंगे कि इसमें देखेंगे चूंकि फ्रिक्शन और ब्लॉक चेंज नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर अभी भी जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 25 न्यूटन आएगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। ठीक, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो फिर से 75 न्यूटन आएगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं
कि दोनों ब्लॉक्स का डायग्राम फिर से बनाते हैं यहाँ पर। तो ये है 5 kg का ब्लॉक और उसके नीचे ये हो गया 10 kg का ब्लॉक। ठीक, तो इसमें जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है 200 न्यूटन का इधर। तो पीछे की तरफ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्शन है वो 75 न्यूटन का है। तो आप देखेंगे कि 200 का ड्राइविंग फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ 75 का है। तो ये जो ब्लॉक है वो सर्टेनली स्लाइड कर जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो फ्रिक्शन है 25 न्यूटन का वो भी इसमें पीछे की तरफ लग जाए इधर, तो इसमें फिर आगे की तरफ लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको आगे की तरफ ले जाएगा। तो भी इस F1 का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है 25। तो ये 25 ये 75 100 बनता है, जबकि ड्राइविंग फोर्स 200 है। तो नीचे तो स्लिपिंग हो जाएगा, है ना। अब बीच में यहाँ स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए हम लोग वो वाला अपना स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अभी सीखा है। तो उसमें हमने क्या सीखा कि पहले ये मान लेंगे कि दोनों साथ में चल रहे हैं। साथ में चल रहे होंगे तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का एक साथ में डायग्राम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट जैसा। अब ऐसा समझे कि यहाँ पर 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है 75 न्यूटन का। ठीक है, और बीच में जो फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल हो जाएगा अगर दोनों को साथ में मानकर चलते हैं तो। ठीक, तो अब कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसा 200 माइनस एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है 200 और अपोजिट डायरेक्शन में है 75 इज इक्वल टू टोटल मास। चूंकि दोनों को एक ऑब्जेक्ट जैसा मान लिया, एक सिस्टम मान लिया है, तो दोनों को एक साथ में लेंगे टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आएगा 125 बाई 15 यानी कि 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इनको साथ में चलना है तो इस एक्सेलरेशन से चलना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया। पहला स्टेप ये कहता है कि ऐसा मान लेंगे कि दोनों साथ में चल रहे हैं, है ना। बीच में स्लिपिंग चेक करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। उसमें पहला स्टेप होता है कि मान लेते हैं दोनों साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन एक ही होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो पहले उस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स हमें पता करना होता है। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स के लिए किसी एक का डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ऊपर वाले का बनाएं तो 5 kg होगा और फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा, है ना। अब कितना आएगा ये हमें पता नहीं है क्योंकि हमने माना है कि साथ में चल रहे हैं तो ये स्टैटिक होगा और स्टैटिक का वैल्यू मैक्सिमम और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन आया है 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से चलना है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, देखेंगे कि यही फ्रिक्शन फोर्स ही इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 125/3 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो आएगा ये करीब करीब 41.67 इतना न्यूटन आएगा फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल है उसको देखते हैं। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स तो इतना हो गया और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो अवेलेबल है वो है वहाँ पर 25 न्यूटन। ठीक है, F1 मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि सिंस F1 इज ग्रेटर देन F1 मैक्सिमम, मतलब हमें जो चाहिए वो ज़्यादा है जितना कि अवेलेबल है, इसलिए अपना एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो एजम्पशन इज रॉन्ग।
और जब एजम्पशन रॉन्ग होगा तो क्या करेंगे कि दोनों ही ब्लॉक्स पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं और फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जो 5 kg वाला ब्लॉक है इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएंगे 25 न्यूटन का, इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे A1। और जो नीचे 10 kg का ब्लॉक है इस पर इधर लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स और पीछे यहाँ पर F1 मैक्सिमम आएगा 25 न्यूटन का और नीचे भी एक F2 मैक्सिमम आएगा 75 न्यूटन का। तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2। अब दोनों का इक्वेशन और मोशन लेकर के सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 25 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी A1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका इक्वेशन लिखें तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स लग रहा है 200 और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 25 न्यूटन का ये फ्रिक्शन फोर्स और फिर 75 न्यूटन का ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है ये यहाँ से आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों के एक्सेलरेशन आ गए लेकिन ये डिफरेंट आ गए। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, इसी से मिलता जुलता ये भी है लेकिन फोर्स का वैल्यू जो है इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर F1 मैक्सिमम जो होगा ये 25 न्यूटन ही आएगा क्योंकि वही ब्लॉक है वही और वही फ्रिक्शन भी है। ठीक, यहाँ पर फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आएगा 75 न्यूटन। हमें क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का डायग्राम बनाएंगे। एक है 5 kg का और जो दूसरा ब्लॉक है ये है 10 kg का। ठीक, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है 90 न्यूटन का और जो फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की तरफ वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो है 75 न्यूटन का। तो अगर देखें तो इन दोनों को मिलाकर देखें तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो 90 है और फ्रिक्शन फोर्स 75 है। ठीक है, तो 90 75 से बड़ा है तो नीचे स्लाइडिंग हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा भी हो कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है यहाँ पर फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं कितना लग रहा होगा लेकिन नीचे देखें, अगर दोनों ब्लॉक को एज होल एक सिस्टम देखें तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है 90 और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 75 का। यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल है जो कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 90 न्यूटन का फोर्स इस 75 से बड़ा है तो ये दोनों नीचे से स्लिप हो जाएगा, है ना। तो नीचे स्लिप हो जाएगा। अब बीच में क्या होगा, बीच में स्लिप होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना तरीका लगाना पड़ेगा जो हमने सीखा था, जो स्टैंडर्ड मेथड सीखा था। तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर 90 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स और यहाँ पर 75 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। मान लेते हैं कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों साथ में चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा। ये कॉमन एक्सेलरेशन लाने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है 90, अपोजिट डायरेक्शन में 75 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन आ गया। अब देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे F1 और पीछे लग रहा होगा F1 नीचे वाले पर।
ठीक है। इस F1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, वो तो तब पता चलेगा जब ये पता चल जाए कि स्लिपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग अभी इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या तरीका था कि मानेंगे कि दोनों साथ में चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना आया। अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए किसी एक का डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैं बना लिया ऊपर वाले का ज़्यादा आसान है। तो एक्सेलरेशन इसका है 1, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि फ्रिक्शन से पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स ही इसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 1। तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, है ना। और यहाँ पर अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 25 न्यूटन का। यहाँ पर बीच में जो अवेलेबल फ्रिक्शन है वो है 25 न्यूटन का, जबकि साथ में चलने के लिए 5 न्यूटन का ही फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, F1 इज लेस देन F1 मैक्सिमम। सो आवर assumption is true, assumption is true, both blocks will move together with acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन हमने निकाला था वो सही है, क्योंकि हमने साथ में मानकर चला था और साथ में ही ये चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में 2 ब्लॉक दिए गए हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है F इज इक्वल टू KT, है ना। KT का में जो T है वो टाइम है और K एक कांस्टेंट है, वेयर T इज टाइम एंड K इज कांस्टेंट। तो नीचे वाला सरफेस जो है स्मूथ है और बीच वाला में कोई फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इन पर ड्राइविंग फोर्स बढ़ रहा होगा, तो इनका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो हमें क्या इसमें पता करना है कि एक ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ईच ब्लॉक, ठीक है। तो जैसा कि देखेंगे जब तक इनमें स्लीपिंग नहीं होता है, नीचे से तो स्लीप हो ही जाएगा, है ना। जब तक स्लीपिंग नहीं होता है तब तक ये दोनों ही ब्लॉक साथ में चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम ऐसा करेंगे, एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे इस पर रखेंगे एक्सेलरेशन और इस पर रखेंगे टाइम। तो जब तक स्लीपिंग नहीं होता तब तक दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन है A1 इज इक्वल टू A2, ठीक। अब जब स्लीपिंग होगा उस इंस्टेंट पर जो नीचे वाला ब्लॉक है इस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो पहले हम ये पता करें कि स्लीपिंग कब होगा, है ना। तो जब स्लीपिंग होगा तब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो चुका होगा, मैक्सिमम पहुंच चुका होगा, है ना। यहाँ पर F इज इक्वल टू KT है और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू M1 इंटू G। ये M1 ब्लॉक है और ये जो है M2 ब्लॉक है। इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा वो भी मैक्सिमम होगा
म्यू इंटू M1G के इक्वल। जितना फ्रिक्शन इस पर लगेगा उतना ही इस पर लगेगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन में नॉर्मल कैसे किसका लेंगे, ये M1G है और ऊपर नॉर्मल है N1। N1 जो होगा M1G के इक्वल होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो M1 पर ही डिपेंडेंट होगा। ठीक, अब ऐसा कर सकते हैं कि जिस इंस्टेंट पर स्लीपिंग होगा या होने वाला होगा तब एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल होगा, है ना। जस्ट स्लीपिंग होने वाला है तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है। तो ऊपर वाले का इक्वेशन अगर लिखें तो लिखा जा सकता है कि KT माइनस म्यू M1G इज इक्वल टू M1A, और नीचे वाले का इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा म्यू M1G इज इक्वल टू M2 इंटू A। ठीक है, तो अगर इनको हम लोग ऐसा करें, ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देने से जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आ जाएगा KT बाई, इस टाइम को हम लोग कर देते हैं T0, है ना। T0 टाइम पर ये स्लीप होगा तो KT0 बाई M1 प्लस M2, इधर आ जाएगा KT0, उधर आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो इतना एक्सेलरेशन होगा जब ये जो है जस्ट स्लीप होने वाले होंगे या स्लीप होंगे। ठीक है, तो ये जो है A का वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से A का वैल्यू आएगा म्यू M1G बाई M2, इस इक्वेशन में से निकालें तो यहाँ से T0 का वैल्यू रख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू M1 इंटू M1 प्लस M2 G बाई M2 इंटू K। ठीक है, तो ये आ गया टाइम का वैल्यू। तो यहाँ पर इतने टाइम पर स्लीपिंग शुरू होगा। ठीक, अब स्लीपिंग शुरू हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है, स्लीपिंग होने के बाद क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा डिफरेंट। अब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा डिफरेंट A2 और इसका हो जाएगा A1। ठीक, तो इसका इक्वेशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो बदलने वाला है नहीं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा म्यू M1G इज इक्वल टू M2 A2, यानी A2 का वैल्यू कांस्टेंट हो गया म्यू M1G बाई M2। ठीक है, ये हो गया आफ्टर स्लीपिंग अकर्स, है ना। ये तो है जस्ट जब स्लीप होने वाला है, व्हेन अबाउट टू स्लीप। तो जब स्लीपिंग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन A2 कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर A2 कांस्टेंट कर देंगे। लेकिन अब जो ऊपर वाले का इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर वाले का जो हो गया, देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा इतना ही, लेकिन ये टाइम के साथ में बढ़ रहा होगा। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे KT माइनस म्यू M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1, है ना। तो यहाँ से A1 का वैल्यू आएगा KT बाई M1 माइनस म्यू G। तो ये देखेंगे जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx माइनस सी जैसा है, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। लेकिन टाइम के साथ में ये देखेंगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये जो है ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। अब इसका स्लोप जो है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन था A1 A2 और यहाँ भी एक स्लोप है, दोनों में डिफरेंस है ना। वहाँ स्लोप जो है, यहाँ आप अगर स्लोप निकालेंगे तो इस केस में जब साथ में चल रहे थे तो स्लोप का वैल्यू था ये
मतलब ये था a इज इक्वल टू स्लोप इंटू टाइम, यानी y इज इक्वल टू mx, ऐसा ग्राफ था, है ना। ये वाला जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू mx, है ना। इसको लिख सकते हैं kt बाई m1 प्लस m2, ये a1 a2 हो गया जब तक ये ऑरिजिन से पास कर रहा है और इक्वल है ना। अब ये वाला जो है, ये वाला एक ऐसा स्ट्रेट लाइन आ गया, ये हो गया a1, और a1 का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, ये है, इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा हो गया, k बाई m1 है, यहाँ पर k बाई m1 प्लस m2 था, ये m2 एक्स्ट्रा था नीचे डिनोमिनेटर में, इसलिए स्लोप पहले कम था और अब स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखेंगे k इंटू टी बाई m1 माइनस म्यू जी, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन पहले वाले ब्लॉक का, जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और a2 का कुछ देर तक चेंज होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा।